हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में तुम्हारा स्वागत है। रिलेशंस एंड फंक्शंस का दूसरा वीडियो है। हमने रिलेशंस का टॉपिक कुछ हद तक पिछले वीडियो में समझा था। क्या समझा था, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात पिछले वीडियो की थी, जो कि आज के वीडियो में काम आएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में, कि रिलेशंस जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों ही प्रॉपर्टीज जो होल्ड करते हैं वो कहलाते हैं इक्विवेलेंस रिलेशंस। तीनों प्रॉपर्टीज जो होल्ड करते हैं वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाते हैं। अब इनको याद रखने का तरीका भी बहुत आसान है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। x, x टाइप के सारे एलिमेंट हमें रिलेशन में मिलेंगे। पहली प्रॉपर्टी, एक ही एलिमेंट दिखाई दे रहा है दोनों जगह। सिमेट्री दूसरी प्रॉपर्टी है, तो इसमें दो एलिमेंट दिखाई देंगे। x, y अगर R में है तो y, x भी हमें R में दिखाई देगा, तभी रिलेशन सिमेट्रिक होगा। x और y दो एलिमेंट दिखाई देने लग गए। और ये तीसरी प्रॉपर्टी है, तो इसमें तीसरा एलिमेंट भी दिखाई देगा कि अगर x, y और y, z R में है तो x, z भी R में होगा अगर रिलेशन ट्रांजिटिव है। x, y और z पहला जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है उसमें एक एलिमेंट दो बार, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक दो एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं x, y, और तीसरे में x, y, z तीन। तो इस तरह से इसको याद रखना थोड़ा सा आसान है। अब हम ऐसा करते हैं, एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं और इसके एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं कि इसके क्वेश्चंस कैसे लिखने हैं। दरअसल इसके क्वेश्चन समझने, रिलेशंस के क्वेश्चन समझने बहुत आसान होते हैं। प्रॉब्लम होती है कि अगर जब दोबारा हम लिखने बैठते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि क्या लिखना है। तो तरीका एक ही है, रिपीटिशन। बार बार लिख के देख के ही हमें याद होता है कि हम किस तरह से इसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। आंसर शीट पर हमें प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। तो मैं ऐसा करता हूं, क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेता हूं और उसके बाद फिर हम आगे अपने वीडियो को बढ़ाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 1 में 5 पार्ट्स हैं और क्वेश्चन 1 के 5th पार्ट के 5 सब पार्ट्स हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है और हमें क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट्स में ये देखना है कि कौन कौन से रिलेशंस जो हैं वो रिफ्लेक्सिव हैं, सिमेट्रिक हैं और ट्रांजिटिव हैं, कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं और कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करते। तो हमें क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है एक सेट A, 1 से लेके 14 तक के नेचुरल नंबर्स, और इसी सेट A पर एक रिलेशन डिफाइंड है x, y। दो एलिमेंट्स x और y तब रिलेट करेंगे आपस में जब 3x माइनस y इज इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब है कि पहले एलिमेंट का 3 टाइम्स करके अगर दूसरा एलिमेंट उसमें से माइनस करें तो आंसर 0 आना चाहिए। अगर ऐसा इस इक्वेशन को इस सेट के जितने एलिमेंट्स सेटिस्फाई करेंगे वो सब आपस में रिलेट करेंगे। तो हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया। सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने क्या लिखा, हमने गिवन ए सेट और जो रिलेशन है वो लिखा। अब हमने ये चेक करना है कि कौन कौन से एलिमेंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। इसको एक और ढंग से लिख के देखते हैं।
नाउ 3x minus y is equal to 0 gives y is equal to 3x. हम y को अगर इस तरफ ले जाएं तो y जो है वो 3x के बराबर हो जाता है. तो यहां से हमें थोड़ा सा और इजी हो गया समझना कि पहला एलिमेंट जो है, पहली एंट्री जो है ऑर्डर्ड पेयर में, उसका 3 टाइम्स होना चाहिए सेकेंड एंट्री. तो अब हम बहुत आसानी से सर्च कर सकते हैं अपने x और y एलिमेंट्स. तो हम 1 से स्टार्ट कर देते हैं. फॉर x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 3 इंटू x इज इक्वल टू 3. फॉर x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3 इंटू 2, 3x, 6. For x is equal to 3, y is equal to 3 into 3, 9. For x is equal to 4, y is equal to 3 into 4, 3x is equal to 12. अब x is equal to 5 जब मैं पुट करूंगा तो y कितना आएगा? 3 into 5 यानी 15. और 15 हम देख रहे हैं कि इस सेट का हिस्सा नहीं है, क्योंकि रिलेशन में x और y ये दोनों ही एलिमेंट ए सेट से ही होने चाहिए. तो मैं x को 5 इसमें पुट करके नहीं देखूंगा, क्योंकि उसका कोई यूज ही नहीं है. तो हमारे पास आ गए ये एलिमेंट्स. x1 के लिए y3, x2 के लिए y6, x3 के लिए y9, x4 के लिए y12. तो रिलेट ये एलिमेंट आपस में कर रहे हैं. तो हम कहेंगे देयरफॉर रिलेशन R इज, मैंने ये रिलेशन अब डिपिक्ट कर लिया, यानी कि मैं इसे रोस्टर फॉर्म में लिख रहा हूं. 1,3, 2,6, 3,9 एंड 4,12. तो ये हमारा रिलेशन बन गया. अब हमने इस रिलेशन में ये देखना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, और ट्रांजिटिव है कि नहीं है. ये देखना बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स. देखो तुम्हें भी समझ में आ रहा होगा कि 1,1, 2,2 इस टाइप का कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं पड़ा, यानी एलिमेंट अपने आप से रिलेट नहीं कर रहा. तो ऑब्वियसली ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है. फिर 1,3 यहां पर है लेकिन 3,1 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है. अब 1,3 है, 3,9 है, लेकिन 1,9 हमें नहीं दिखाई दे रहा. तो इस तरह से ये ट्रांजिटिव भी नहीं है. तो हम इसको अब लिखने जा रहे हैं कि किस तरह लिखना है. सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी. सिंस x, x does not belong to R, फॉर एनी x बिलोंगिंग टू ए के किसी भी एलिमेंट के लिए x, x टाइप का एलिमेंट इसमें है ही नहीं. देयरफॉर R इज नॉट रिफ्लेक्सिव. अब बात करते हैं सिमेट्री की. सिमेट्री के लिए बहुत आसान है. 1,3 ले लो. नाउ 1,3 बिलोंग्स टू R, but 3,1 does not belong to R. Therefore, R is not symmetric. अब ट्रांजिटिविटी. ट्रांजिटिविटी के लिए भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं. 1,3 एंड 3,9. देखो ये दोनों पेयर्स जो हैं हमारे पास रिलेशन R में हैं, बट 1,9 यानी x, z डज नॉट बिलोंग टू R. देयरफॉर R इज नॉट ट्रांजिटिव. हमने ये तीनों ही प्रॉपर्टीज चेक कर ली, और ये रिलेशन ऐसा है जो ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, और ना ट्रांजिटिव है. तो ये हमारा क्वेश्चन 1 का पहला पार्ट जो है वो हो गया सॉल्व.
अब मैं लिखूंगा क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट और पेज मैं पलट लेता हूं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। r इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, x लेस देन 4, और ये रिलेशन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है नेचुरल नंबर्स के सेट पे डिफाइंड है, यानी पहला और दूसरी दोनों एंट्रीज क्या होंगी, नेचुरल नंबर से ही होंगी। तो इसको भी हम इसकी भी रोस्टर फॉर्म हम बनाएंगे। x यानी कि पहली एंट्री नेचुरल नंबर होनी चाहिए और 4 से कम होनी चाहिए। तो हम जानते हैं 4 से छोटे नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। तो हम वो बिल्कुल उसी तरह से जैसे पिछले पार्ट में किया था, इस पार्ट में भी हम करेंगे। फॉर x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 है, यानी 1 प्लस 5, 6। फॉर x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7। फॉर x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 प्लस 5, 8। मैं क्या कर रहा हूं, x प्लस 5, x प्लस 5, x प्लस 5। अब मैं x को 4 पुट नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि x लेस देन 4 है और x और y दोनों नेचुरल नंबर्स हैं, यानी x भी नेचुरल नंबर है। तो 3 ही ऐसे नेचुरल नंबर हैं जो 4 से छोटे होंगे। तो हमें अब पता चल गया कि 1 6 से रिलेट कर रहा है, 2 7 से रिलेट कर रहा है और 3 8 से रिलेट कर रहा है। तो therefore r इज इक्वल टू 1,6, 2,7 एंड 3,8। तो ये हमारा रिलेशन बन गया किसमें, रोस्टर फॉर्म में। अब इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी है और कौन सी नहीं है ये हम चेक करेंगे। और पिछले क्वेश्चन की तरह है, क्लियरली तुमको दिखाई दे रहा है कि 1,1, 2,2 ऐसा कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो हम कहेंगे क्लियरली R is not reflexive। ये रिफ्लेक्सिव नहीं है रिलेशन, क्योंकि 1,1, 2,2, 3,3 टाइप का कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं है। सिमेट्रिक भी नहीं है कि 1,6 तो है लेकिन 6,1 इसमें नहीं दिखाई दे रहा हमको। ऑल्सो 1,6 बिलोंग्स टू R बट 6,1 does not belong to R. Therefore, relation R is not symmetric. लेकिन अब यहां थोड़ा सा ट्विस्ट है स्टूडेंट्स। तुमको लग रहा होगा कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, जबकि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। हम लिखेंगे R is ट्रांजिटिव। अब इस बात को समझो, कई बार स्टूडेंट्स मैंने देखा है अपनी नॉर्मल क्लासरूम में ये बात समझ नहीं पाते कि ट्रांजिटिव कैसे हो गया। वो ये देखने की कोशिश करते हैं कि x, y और y, z ये दो एलिमेंट तो इसमें हैं ही नहीं इस टाइप के, यानी कि जो इसमें दूसरा एलिमेंट है वो यहां पे पहला एलिमेंट हो जाए। ऐसा कुछ है ही नहीं। जैसे 1,6 है तो 6, नहीं है, 2,7 है तो 7, नहीं है, 3,8 है तो 8, नहीं है। लेकिन हमें डेफिनेशन को दोबारा समझना होगा। मैंने वो जो कल रिलेशन के टॉपिक लिया था उसका जो पेज है मेरे पास है, हम उसी में देखते हैं दोबारा से कि ये ट्रांजिटिविटी क्या है। देखो कल हमने देखा था ट्रांजिटिविटी की रिलेशन की जो डेफिनेशन थी वो ये थी कि इफ दीज टू एलिमेंट्स These are part of R। अगर x, y और y, z हमें R में दिखते हैं तो ये दिखना चाहिए। अगर ये दिखते ही नहीं है इस टाइप के कि x, y तो है लेकिन y, z है ही नहीं, तो इसमें अब रिलेशन की तो गलती नहीं है ना, कि अगर ये रिलेशन में ये वाला एलिमेंट यानी x, y तो y, z इस टाइप का हमें एलिमेंट दिखता और फिर x, z ना दिखता तो ट्रांजिटिव नहीं है। ये इफ को समझना जरूरी है कि ये दोनों एलिमेंट इसमें होने चाहिए तो ये भी होना चाहिए। लेकिन अगर
एक्स कॉमा वाई है और वाई कॉमा जेड टाइप का कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसमें रिलेशन की कोई गलती नहीं है, उसको हम ट्रांजिटिव बाय डेफिनेशन मान के चलेंगे। इसमें 1,6 है, तो 1,6 अगर 6, मान लो 8 या 7 होता और 1,7 ना होता तब ये ट्रांजिटिव ना होता, लेकिन 1,6 है और 6,7 ही नहीं है, तो इसमें इस रिलेशन की अपने आप में कोई गलती नहीं है स्टूडेंट्स, इसलिए ये ट्रांजिटिव कहलाएगा। इन तीनों एलिमेंट्स में हमें ऐसा ही दिखाई दे रहा है। एक बार फिर बता देता हूं कि x, y और y, z दोनों हो और x, z ना हो तो ट्रांजिटिव नहीं होगा, लेकिन अगर x, y है और y, z टाइप का एलिमेंट ही ना हो तो रिलेशन में ट्रांजिटिविटी अप्लाई होती है, ये मानकर चलेंगे, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट हमने कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट करते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। ए सेट 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं और इस सेट के ऊपर यानी x, y दोनों एलिमेंट्स हमें इसी सेट से लेने हैं। तो रिलेशन आर x और y आपस में रिलेट कब करेंगे? जब सेकंड एंट्री डिविजिबल होगी फर्स्ट एंट्री से, पहले एलिमेंट के टेबल में दूसरा एलिमेंट आता होगा। बहुत सिंपल बात है। डिविजिबिलिटी तो हम जानते ही हैं, इसका मीनिंग क्या है। डिविजिबिलिटी का मतलब है कि पहले एलिमेंट के टेबल में दूसरा एलिमेंट आना चाहिए। तो हम देखते हैं, फिर इसको डिपिक्ट करते हैं। किस तरह से हम डिपिक्ट करेंगे इसको? रोस्टर फॉर्म में। तो डायरेक्टली लिखना स्टार्ट करते हैं। R इज इक्वल टू, अब हम पहला एलिमेंट 1 कंसिडर करते हैं। 1 के टेबल में 1 तो आता है, तो 1, 1। अब 1 के टेबल में 2 भी आता है, 1 के टेबल में 3 भी आता है, सारे आते हैं। तो 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 और 1, 6। तो 1 से ये सारे एलिमेंट रिलेट करते हैं। अब 2 हम पहले एलिमेंट के तौर पे देखेंगे, तो 2 के टेबल में 1 नहीं आता, 2 के टेबल में 2 आता है, तो 2, 2। उसके बाद 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 2 के टेबल में 4 आता है, तो 2, 4। फिर 2 के टेबल में 5 नहीं आता, 2 के टेबल में 6 आता है, तो 2, 6। अब हम आते हैं 3 पर। तो 3 के टेबल में 1 नहीं आता, 2 नहीं आता, मगर 3 अपने आप के टेबल में तो आता है, तो 3, 3। उसके बाद 3, 6, क्योंकि 3 के टेबल में 4, 5 तो आते नहीं है। अब 4 के टेबल में ये पहले तीनों एलिमेंट नहीं आएंगे। हम अगर 4 को पहला एलिमेंट मान रहे हैं तो 4, 1 नहीं हो सकता, क्योंकि 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, तो 4, 4 आएगा और 4, 5, 4, 6 नहीं आएगा, क्योंकि 4 के टेबल में 5, 6 नहीं आते। और इसी तरह सिर्फ 5, 5 और 6, 6 आएंगे। ये हमारे पास रिलेशन की रोस्टर फॉर्म हो गई। और इसको देखो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमें दिखाई दे रही हैं। रिफ्लेक्सिविटी साफ तौर पे दिखाई दे रही है, हर एलिमेंट अपने आप से रिलेट कर रहा है। x, x टाइप के सारे ही एलिमेंट इसके अंदर हैं। सिमेट्रिक ये नहीं है, क्योंकि 1, 2 है लेकिन 2, 1 नहीं है, 1, 3 है लेकिन 3, 1 नहीं है, तो सिमेट्रिक ये नहीं है। अब ट्रांजिटिविटी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ट्रांजिटिव ये रिलेशन है या नहीं है? पॉज करो और सोचो। तो हम देख सकते हैं कि ट्रांजिटिव ये रिलेशन है। कैसे? देखो 1, 2 है और 2, 4 है। 1, 2, 2, 4, तो 1, 4 भी यहां पर दिखाई दे रहा है। फिर 1, 3, 3, 3, तो 1, 3 है। 1, 3, 3, 6, तो 1, 6 भी है। तो इस तरह से ये ट्रांजिटिव तो है ही।
तो हम कहेंगे क्लियरली रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक ये रिलेशन नहीं है। अगर लिखकर बताना चाहते हो सिमेट्रिक नहीं है, उसके लिए बहुत आसानी से बता सकते हो। एक एग्जांपल ले लो, काउंटर एग्जांपल के 1,3 है लेकिन 3,1 नहीं है, तो यहीं से सिमेट्रिक ये नहीं है, साफ पता लग जाएगा। लेकिन क्योंकि हमारे सामने ये रिलेशन रोस्टर फॉर्म में पड़ा है, यानी एक एक एलिमेंट इसका हम देख सकते हैं, तो हम सीधा ही इसका जो प्रॉपर्टी होल्ड करता है या नहीं करता बगैर प्रूव किए लिख सकते हैं, क्योंकि हम ये देख ही रहे हैं। तो इस तरह से आंसर दिया जा सकता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट पे, और वो फोर्थ पार्ट काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये 1 मार्क में कई बार आ जाता है, 2 मार्क में आ जाता है, 4 मार्क के क्वेश्चन में भी आ जाता है। तो ये है रिलेशन हमारा फोर्थ पार्ट जो क्वेश्चन है उसका, x, y सच दैट x माइनस वाई इज एन इंटीजर। x और y तब रिलेट करेंगे आपस में जब x माइनस वाई एक इंटीजर होगा, और ये x और y कौन से एलिमेंट हैं? ये दोनों भी इंटीजर ही हैं। ये स्क्रिप्टेड z तुम देख रहे हो 2 लाइनों के साथ, ये इंटीजर्स के लिए खास तौर पे यूज होता है। तो इंटीजर्स के सेट पे ये रिलेशन को डिफाइन किया गया है, और क्वेश्चन 4 मार्क्स का कैसे आता है? प्रूव दैट दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इस तरह से ही आता है। और क्योंकि इसमें एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो जाएंगे, क्योंकि इंटीजर्स इनफाइनाइट है, तो इसको हम रोस्टर फॉर्म में डिपेक्ट नहीं कर सकते, और ना हम रोस्टर फॉर्म के चक्कर में पड़ेंगे। हम तो अब प्रूव करने पे आएंगे कि ये प्रॉपर्टी होल्ड करता है और किस तरह करता है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी में याद रखो स्टूडेंट्स, तुमने क्या करना है? दूसरे एलिमेंट की जगह पहला ही रिपीट करना है और सोचना है x, अगर x, हो तो x माइनस एक्स कितना होगा? नंबर को उसी में से माइनस करो, यानी कि x माइनस एक्स किया, यानी 2 माइनस 2 या 3 माइनस 3 या 4 माइनस 4, इस तरह, तो ऑब्वियसली 0 आएगा। तो 0 इज एन इंटीजर। क्या ये करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट बात है। तो x, x रिलेशन में आ जाएंगे, इसका मतलब ये है। तो इसको लिखना कैसे? हम ऐसे लिखेंगे, लेट x बिलोंग्स टू z। x मान लो कोई भी इंटीजर है। नाउ x माइनस एक्स इज 0 एंड 0 बिलोंग्स टू z। 0 एक इंटीजर है, x माइनस एक्स करके 0 आता है, और 0 एक इंटीजर है, तो इस रिलेशन की जो कंडीशन है वो तो फुलफिल हो गई। देयरफॉर x, x बिलोंग्स टू R फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू इंटीजर, यानी कि हर इंटीजर अपने आप से रिलेट करेगा, क्योंकि इंटीजर को उसी में से माइनस कर देंगे तो 0 आएगा, और 0 एक इंटीजर है। तो हमें क्या मिला? R इज रिफ्लेक्सिव। ये हमारा पहला जो पार्ट है इस क्वेश्चन का वो सॉल्व हो गया। उसके बाद आ गया सिमिट्री। तो सिमिट्री में हमें मान के चलना पड़ता है, लेट x, y बिलोंग्स टू, सॉरी z नहीं, R आएगा। मान लो x, y रिलेशन में है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ x माइनस वाई इज एन इंटीजर। अब जरा बात समझने वाली है इंटीजर्स के लिए, कि अगर 10 इंटीजर है तो -10 भी इंटीजर है, 5 इंटीजर है तो -5 भी इंटीजर है, यानी इंटीजर के आगे अगर माइनस लगा दिया जाए तब भी हमें इंटीजर ही मिलता है। तो हम ऐसे ही करेंगे, माइनस ऑफ x माइनस वाई इज एन इंटीजर। अब -x माइनस वाई ब्रैकेट खोल दो, तो क्या आ गया? y माइनस एक्स,
इज एन इंटीजर। तो हमें मिला कि x माइनस वाई अगर इंटीजर है तो y माइनस एक्स भी इंटीजर ही है। y माइनस एक्स इंटीजर है। देखो रिलेशन की डेफिनेशन के हिसाब से x माइनस वाई अगर इंटीजर हो तो x कॉमा वाई रिलेट आपस में करते हैं। तो अगर y माइनस एक्स इंटीजर हो तो हमें क्या मिलेगा, y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू r। रिलेशन में आ गए, y x से रिलेट कर गया। तो हम लेके चले थे x कॉमा वाई आर में है और हमें मिल गया y कॉमा एक्स भी आर में है। तो इसका क्या मतलब हुआ, देयरफॉर r इज सिमेट्रिक। r सिमेट्रिक रिलेशन भी है। अब हम इससे आगे चलते हैं, ट्रांजिटिविटी की बात करते हैं। ट्रांजिटिविटी, उसके लिए हमें मानना पड़ेगा कि x कॉमा वाई एंड y कॉमा z बिलोंग्स टू रिलेशन r। तो x कॉमा वाई आर में है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ x माइनस वाई इज एन इंटीजर एंड y कॉमा z भी आर में है। इसका क्या मतलब हुआ, y माइनस z इज एन इंटीजर। यानी x कॉमा वाई भी एक इंटीजर है, y माइनस z भी एक इंटीजर है। अब एक और बात इंटीजर्स के बारे में समझ लेते हैं। कोई भी दो इंटीजर्स हों, जैसे 10 और 5, इनको प्लस करेंगे तो एक इंटीजर आएगा। कभी भी दो इंटीजर्स को प्लस करके हमें इंटीजर ही मिलता है। कोई भी दो इंटीजर्स को प्लस करो तो हमें जो आंसर मिलेगा वो इंटीजर ही मिलेगा। तो यानी कि हम x माइनस वाई और y माइनस z को अगर जोड़ दें तो भी हमें इंटीजर मिलेगा। x माइनस वाई प्लस y माइनस z इज एन इंटीजर। अब तुम क्लियरली देख सकते हो कि ये माइनस वाई और y कैंसिल हो गया, रह क्या गया, x माइनस z इज एन इंटीजर। x माइनस z अगर इंटीजर है तो रिलेशन की डेफिनेशन के हिसाब से x कॉमा z बिलोंग्स टू r। तो हमने देखा कि अगर x कॉमा वाई और y कॉमा z आर में है तो x कॉमा z भी आर में होगा। तो ये ट्रांजिटिव हो गया, देयरफॉर r इज ट्रांजिटिव। अब क्योंकि ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, तो हम क्या कहेंगे, हेंस r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता होता है स्टूडेंट्स। प्रूव दैट द रिलेशन डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ नेट इंटीजर्स x कॉमा वाई सच दैट x माइनस वाई इज एन इंटीजर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आता है और उसको इसी तरह प्रूव करना होता है हमने। एक बार फिर देख लो, x माइनस एक्स अगर इंटीजर हो जाता है तो x कॉमा एक्स आर में आ जाता है, क्योंकि यहां पे जो एलिमेंट है वो पहले एलिमेंट में से माइनस करके इंटीजर बनना चाहिए। तो x माइनस एक्स 0 है, 0 तो एक इंटीजर है, तो x माइनस एक्स बिलोंग्स टू r, रिफ्लेक्सिव हो गया। उसके बाद सिमेट्री प्रूव हम इस तरह करते हैं कि x कॉमा वाई मान के चलते हैं कि r में है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब रिलेशन को देखें, अगर x कॉमा वाई तभी होगा r में जब x माइनस वाई एक इंटीजर होगा। तो हमने यही लिखा कि x माइनस वाई इज एन इंटीजर। अब हम जानते हैं कि इंटीजर के आगे अगर माइनस भी लगा दो तो इंटीजर ही रहता है। तो माइनस ऑफ x माइनस वाई इज एन इंटीजर। अब ये अगर ब्रैकेट खोल दिया जाए तो y माइनस एक्स बनता है, तो y माइनस एक्स भी इंटीजर है। तो इस लाइन के हिसाब से y कॉमा एक्स भी आर में आ गया, तो सिमेट्री हो गई। और ट्रांजिटिविटी किस तरह हमने प्रूव की, हम मान के चले कि x कॉमा वाई और y कॉमा z आर में है। तो इसका क्या मतलब हुआ, x माइनस वाई इज एन इंटीजर और y माइनस z इज एन इंटीजर। अब दो इंटीजर्स को प्लस करके हमेशा हमें इंटीजर ही मिलता है, तो हमने इन दोनों इंटीजर्स को प्लस कर दिया, जहां पे माइनस वाई और प्लस वाई हो गए कैंसल। तुम ब्रैकेट खोल के भी देख सकते हो, x और माइनस z बचेगा, तो x माइनस z बचा, ये एक इंटीजर आ गया, तो x कॉमा z आर में आ गया। तो इस तरह ट्रांजिटिव भी हो गया और इस तरह से हमारे पास जो रिलेशन बना वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया।
तो ये पहले 4 पार्ट हमने क्वेश्चन नंबर 1 के किए हैं और चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और इस एक्सरसाइज को हम आगे अगले वीडियो में बढ़ाएंगे। अब 5th पार्ट के 5 पार्ट हैं और भी कई बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में हैं। तो अगर ये तुम्हें वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर देना। और तुम जानते ही हो मेरा मोटो है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। अगर तुम्हें इसमें इंटरेस्ट आता है, तुम सारा का सारा जो मटेरियल है, सारा सिलेबस यहां से कवर करते हो, तो तुम्हें फायदा क्या मिलेगा? फायदा ये मिलेगा कि ट्यूशन जैसी प्रॉब्लम से तुम छुट्टी पा जाओगे। मैं एक एक क्वेश्चन यहां करा रहा हूं। 10th क्लास हो, 11th क्लास हो, चाहे 12th क्लास हो, तीनों क्लासेस के वीडियो चैप्टर वाइज तुम्हें मिलेंगे। ट्यूशन से जो टाइम और पैसा बचे उसको बचाकर कहीं और यूजफुल जगह पे लगाया जा सकता है। तुम्हारे पेरेंट्स के हार्ड अर्न मनी जो है वो बचेगा। तो ट्यूशन से बचाव बहुत जरूरी है। ट्यूशन के चक्कर में ना पड़ो। हमारे पास इतना जबरदस्त मीडियम है, इससे मैं एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। इससे सिंसियरली सीखो और सारा सिलेबस कवर करो। तो हम अब ये वीडियो खत्म करते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।